हम नारा आए और मोची का स्वाद ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये दुकान नारा में मोची की सबसे अच्छी दुकान मानी जाती है। मोची जापान का अपना खुद का एक स्वीट डिश होती है, तो आप यह ज़रूर खाएं अगर यहाँ पर आप आते हैं। और इस दुकान की खासियत ये है कि ये सब चीज़ें खुद से बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वो मोची के बनाने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं। और देखिए बच्चे कैसे इसका आनंद ले रहे हैं। 美味しいですか? 美味しい। मुझे ये जिन रिक्शा दिखाई दिया। जिन मतलब व्यक्ति, रिक्शा शब्द जापानी से आया है हिंदी में, तो आदमी जिस रिक्शा को खींचे उसे जिन रिक्शा कहते हैं। मेरी सबसे पहली मेमोरी जिन रिक्शा की है जब बलराज साहनी उसको चलाते हैं 2 बीघा ज़मीन फिल्म में। बाद में जब मैं कलकत्ता गया तो मैंने असली में देखा। कलकत्ता में एक रिक्शा की राइड आपका कॉस्ट करेगी लगभग 60 से 100 रुपये के बीच में। यहाँ पर एक 10 मिनट का राइड आपको कॉस्ट करेगी लगभग 2000 रुपये इंडियन रुपीज़ में। और अगर 20 मिनट आप राइड करते हैं तो लगभग 2800 से 3000 रुपये के बीच में आपको कॉस्ट करेगी। और इसके अपोजिट ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये आपको लेके जाएंगी कोफुकुजी। इसको बनाया था ओरिजिनली, ये जो मंदिर था ये क्योटो में बना था। जो राजा था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो रानी ने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि तबीयत ठीक हो जाए मेरे पति की, उन्होंने मंदिर बनवाया। यहाँ से हमने प्रवेश कर दिया। आते ही आपको दिखेगी बुद्ध की एक छोटे से बच्चे के साथ ये मूर्ति है। यहाँ से हम अब इस कोफुकुजी की परिक्रमा शुरू करेंगे। ओरिजिनली कोफुकुजी मंदिर की स्थापना हुई थी क्योटो में, लेकिन सन 710 में जब नारा राजधानी बना जापान की, तो इस मंदिर को वहाँ से उसका सारा साजो सामान तामझाम समेट के दोबारा यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। ये कल्पना करना मुश्किल है कि 1300 साल पहले कैसे उन्होंने इतने बड़े मंदिर के परिसर को क्योटो से उठाकर यहाँ पर पुनर्स्थापित किया होगा। ये अपने आप में उसकी लॉजिस्टिक्स क्या होगी, ये अपने आप में एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है। और क्योंकि ये फुजीवारा ख़ानदान के द्वारा स्थापित किया गया था, और जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया होगा कि फुजीवारा ख़ानदान सबसे ताकतवर ख़ानदानों में से एक था जापान की पॉलिटिक्स में, तो उसकी वजह से इस मंदिर का केवल धार्मिक महत्व नहीं है बल्कि इसका एक पॉलिटिकल राजनीतिक महत्व भी बहुत रहा। 710 में ये इस्टेब्लिश हुआ नारा में, और उसके अगले 750 साल तक ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल पावर भी इसकी थी। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इस अकेले मंदिर को, जैसे अपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दिया जाता था, ज़मींदारी या इस तरह की चीज़ें, तो उसी तरह इस मंदिर को, कोफुकुजी को, एक शोगुनल मैंडेट मिला था एक कि यामातो जो प्रोविंस है यानी कि नारा प्रीफेक्चर कि पूरा नारा राज्य, उसको उसका जो कह सकते हैं आप शोगुनल मैंडेट को हिंदी में क्या कहेंगे कि उसका जो पूरा राजकाज है वो सब इस मंदिर के अंडर था। ये मंदिर अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकता था नारा राज्य के ऊपर कर लगाकर या दूसरी चीज़ें लगाकर। तो इसकी अपनी खुद की बहुत ही पावरफुल हिस्ट्री रही है। और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये है 3 स्टोरीड पैगोडा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे सदर्न राउंड हॉल की तरफ। ये है सदर्न राउंड हॉल और इसके अंदर प्रवेश अभी मना है, लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं अंदर बुद्ध की एक मूर्ति है। तो कोशिश करते हैं कैमरा का जूम यूज़ करते हैं, अगर फ़ोन का जूम काम आएगा शायद, तो अगर काम करेगा तो हम शायद बुद्ध को देख सकते हैं। बुद्ध की एक कांसे की मूर्ति है शायद, हाँ ये देखिए, दिख रहा है। देखिए कैसे टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है। इतनी दूर से हमने बुद्ध की मूर्ति देख ली। चलिए अब आज चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला पड़ाव होगा सेंट्रल गोल्डन हॉल। इसकी सीध में आप चलते जाए और जैसे जैसे रास्ता मुड़ेगा वैसे आप मुड़ते जाए। तो ये हम देख रहे हैं इसको साइड से, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे
हम बिल्कुल सामने से इसको देख पाएंगे। बहुत ही बड़ा मंदिर का परिसर है, ऐसा लगता है जैसे कोई पार्क हो बहुत बड़ा। खैर, तो यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी बार आग में भी नष्ट हुआ। सन 1717 में एक बहुत भयानक आग लगी जिसमें बहुत सारी जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई मंदिर की, लेकिन बाद में इन सबको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। और परिक्रमा करते करते हम आ गए हैं दक्षिणी द्वार के ऊपर। अब मैं सीढ़ियों में बीच में से ही लेफ्ट मुड़ गया था, लेकिन आप सीधे भी ऊपर आ सकते हैं, और सीधे आएंगे तो आप ये दक्षिण द्वार पर पहुंचेंगे। यहाँ से भी फिर आप पूरे मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। और जैसे कि प्रथा है, यहाँ पर मंदिर में घुसने से पहले आप अपने हाथ धोते हैं और उसके लिए पवित्र पानी है, लेकिन अभी उसको मना किया हुआ है कोविड की वजह से। यहाँ से आप अंदर घुसते हैं और यहाँ एक मुझे एक और चीज़ दिखाई दी। ये देखिए, स्वास्तिक का निशान। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो स्वास्तिक का यहाँ पर भी मतलब वही है जो भारत में है, धर्म। तो स्वास्तिक का निशान यहाँ देखने को मिला। ये बड़ी मेरे ख्याल से जो यूरोपियन लोग आते हैं उनको बड़ी अजीब लगेगी बात, लेकिन खैर, ये हो गया हमारा दक्षिण द्वार। और ये एक दीपकर है ऊपर, देखिए स्तूप का जो सिंबल है। साउथ ईस्ट एशिया में जो स्तूप का, या चाइना में भी इसका स्तूप का सिंबल इसी को माना जाता है, तो इसको स्तूप मान लिया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें 5 स्टोरीड पैगोडा भी दिख रहा है दूर से, वो भी बहुत फेमस है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये मंदिर का परिसर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। बहुत ही विशाल का है, बहुत ही विशाल का है। और लोगों का ध्यान रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के ज़्यादा अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ, वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ऊंचा सा, और बीच में ये पत्थर है। बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी कि बीच में इन्होंने पत्थरों को, ये क्या वाकई में पत्थर है या पत्थरों को जमाया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हिरण यहाँ पर भी है। तो नारा का मतलब है हिरण। नारा में आप किसी भी दर्शनीय स्थल पर जाएंगे तो आपको हिरण मिलेंगे ही मिलेंगे। और पीछे आप वो लेक देख सकते हैं, उस लेक के आसपास ही हमने जिन रिक्शा को देखा था। खैर, तो ये है सेंट्रल गोल्डन हॉल, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण। और ये रिकंस्ट्रक्टेड है क्योंकि आग में सब कुछ, बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई थी, उनमें से एक ये भी शामिल है। और इधर आप देखें तो वही जो हमने पहले भी देखा था कि दीवार जो होती थी, जो भी मंदिर होते थे या दर्शनीय स्थल जितने भी, उनकी दीवार इस तरह से उनको टाइलों को सजाया जाता था, और इससे आपको पता लगता था कि हाँ, ये एक धार्मिक स्थल है, दर्शनीय स्थल है। अब 5 स्टोरीड पैगोडा की तरफ चलते हैं। ये जो 5 स्टोरीड पैगोडा है, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। देखिए कितने सारे भूकंप आते हैं, ये सब आते हैं, लेकिन शिम्बाशिरा एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है कि जिसकी वजह से ये पैगोडाज नष्ट नहीं होते भूकंपों में और इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स में। ऊपर आप फिर वही देख सकते हैं, स्तूप को उन्होंने एक अलग आर्किटेक्चर दे दिया है, वो स्तूप का सिंबल है। और ये जो विशाल का इमारत आप पैगोडा के बाजू में देख रहे हैं, ये है द ग्रेट ईस्टर्न हॉल। तो सेंट्रल हॉल हमने देख लिया, गोल्डन हॉल, ये ईस्टर्न हॉल है। इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं
जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा हासिल है। अगर आपको अंदर जाना है तो फिर आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, लेकिन आप अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ है कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते अंदर जाकर, फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते। तो हम दोबारा से टेक्नोलॉजी माता का आह्वान करते हैं और हमारे फ़ोन में जो जूम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं देखने की कि अंदर क्या है। जो पर्दे हैं उन पर भी आप हिरण का निशान देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है वीडियोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी नहीं, कुछ खा भी नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसकी जो बाउंड्री के बाहर, वहाँ से हम देख सकते हैं, हम लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप डिजिटल जूम करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं होती कैमरा की, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ासकर जब ये हवा चल रही है और ठंड है बहुत ज़्यादा। हाँ दिख तो रहा है, देखिए। अगर ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो आप टिकट लेके अंदर जाइए और इसका आनंद लीजिए। तो यहाँ हमारी यात्रा कोफुकुजी की ख़त्म होती है। चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, इसका नाम है गांगोजी। ये हम गांगोजी पहुँच गए हैं। ये भी नारा के जो 7 पावरफुल टेम्पल्स थे, 7 शक्तिशाली मंदिरों में से एक ये भी था। यहाँ से हम आए कोफुकुजी से, सीधा आप चलते जाए और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ये है गांगोजी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। जापान के बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों में से ये एक शामिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं आराम से शूट कर पाऊँगा और कमेंट्री कर पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये 500 येन की टिकट है, मैंने ख़रीद ली है। साथ में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आप इसका आनंद ले सकें, जानकारी पैम्फलेट्स में दी गई है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और ये मुख्य हॉल है, मेन हॉल है मंदिर का। अब अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है, तो हम यहीं से बाहर से ही देखेंगे हमारे कैमरे के जूम में कितना दम है। टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते होते आप यहाँ उतार लीजिए। हाथ जोड़ता हुआ ये कोई बौद्ध भिक्षु है। बाहर से मैं आपको दिखा सकता हूँ, बस अंदर जाने के बाद फ़ोन का कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि 2 बौद्ध भिक्षु हैं दोनों तरफ और बीच में एक बुद्ध की मूर्ति है। और इसी के बगल में ये था मंदिर जहाँ मैं अंदर गया था, और इसके बगल में ही एक और ये हॉल है जिसके अंदर पुराने ज़माने की मूर्तियाँ वो सब रखी हुई हैं। और ये देखिए पहला डीमन हमें मिल गया। ऐसे 5 है, 7 नहीं है, सॉरी 5 डीमन है। 5 में से पहला हमें यहाँ मिल गया। यहाँ पर देखिए बुद्ध के जो पैर हैं, पैरों की उंगलियों के निशान आपको दिखेंगे, और एक पैर के नीचे है कमल और एक के नीचे है चक्र का निशान। ये हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी ऐसा ही माना जाता है कि बुद्ध के पैरों में एक के नीचे कमल का निशान था, दूसरे के नीचे चक्र का निशान था। अब इस म्यूज़ियम में प्रवेश करेंगे। ये देखिए वो साके, भगवान को जो समर्पित की जाती है अल्कोहल साके, वो है दोनों तरफ। और अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं
प्रवेश करने से पहले आप अपने जूते यहाँ उतार दीजिए और ये जो सैंडल चप्पल टाइप की है ये आपको पहननी पड़ेगी। तो आप जूते उतार कर इन रैक्स पे रख दीजिए और उसके बाद में इन चप्पलों को पहन लीजिए। और अब यहाँ पे हमें अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। पूरा अच्छे से मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और ज़रूर आइए, म्यूज़ियम का चक्कर लगाने के बाद इतनी सारी बातें मुझे पता चली हैं कि मुझे लगता है कि ये कहीं ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल रहा इस जगह पे आना कंपेयर टू अदर टेम्पल्स। अब बाकी का जो परिसर है उसकी एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। ये देखिए, जो भी इनको मिल पाया बुद्धिज़्म का जो सिंबल है वो सब उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये देखिए, दूसरा दैत्य हमें मिल गया। अब सिर्फ 3 बचे हैं। ये इस पत्थर पे मुझे मिला। हमारे इंडिया में ओम जो होता है उसका जापान तक आते आते उसका स्वरूप ये हो गया था। तो ये ओम है, लेकिन देखिए आपको दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। बोला इसको ओम ही जाता है और बौद्ध मंदिरों में आपको ये अक्सर मिलेगा। बहुत फैला हुआ था किसी ज़माने में, लेकिन बाद में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया जब इसकी पावर कम हुई। खैर, हमको हमारा तीसरा डीमन यहाँ मिल गया। ये देखिए, पेड़ के नीचे सो रहे हैं भाई साहब, आराम कर रहे हैं। तो 5 में से 3 डीमन हमें मिल गए और मॉस फॉरेस्ट के बीच में बैठे हुए हैं। ये थी हमारी परिक्रमा। मेरे ख्याल से ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे आना चाहिए। और इसी के साथ गांगो जी की हमारी परिक्रमा ख़त्म होती है। आज हमने आपको दिखा दिए 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कोफुकुजी और गांगो जी। अब काफ़ी थक भी गया हूँ, तो वापस हम जाएंगे उस दुकान पर जहाँ ओरिजिनल मोची मिलती है, जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी। सुबह मैंने जब आपको ये दुकान दिखाई थी उस समय मैंने खाया नहीं था, क्योंकि मैंने अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया था। उसमें 4-5 कॉफ़ियाँ पी ली थी, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया था। तो अब अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन मैं मोची ले आया हूँ। 150 येन की एक मोची है, लगभग 100 रुपये के आसपास की एक मोची है। आपको दिखाता हूँ। ये जो हरा हरा ये है चावल का आटा, उसमें ग्रीन टी उन्होंने मिला दी, ऊपर से ये सोया पाउडर, इसके अंदर आंको यानी कि रेड स्वीट पीस। खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी है। ये देखिए, ये इसके अंदर रेड बीन्स का पेस्ट है। एक बार खानी चाहिए। इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा नारा का एक्सकर्जन ख़त्म होता है, तो इसका ज़रूर आप स्वाद लीजिएगा। इसको बोलते हैं मोची, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त। मैं इसको ख़त्म कर लूँ इससे पहले कि कोई भीड़ में आके हमारे फ़ोन को टक्कर वक्कर मार दे। इसको पहले मैं ख़त्म कर दूँ।